जय श्री राम बेटा। अपनों ने इस क्लास में ये लास्ट एग्जांपल किया था कि अगर कोई पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की इच्छा है, पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट, तो बेटा अगर वो उसकी कंटिन्यूशन में कोई ऐसा लगता है कि वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहता है या पार्ट परफॉर्म क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो बेटा हम कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। उसका एग्जाम्पल ये था बेटा। उसके बाद ये पॉइंट मेरा कराया हुआ है आपको, लेकिन फिर दोबारा कर लेते हैं। पर्सन बाय whom promise is to be performed, कहता जिस पर्सन ने प्रोमिस किया है वही क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, अनलेस कि कॉन्ट्रैक्ट टैलेंट स्किल नॉलेज का ना हो। नहीं तो टैलेंट स्किल और नॉलेज का है। जिस कॉन्ट्रैक्ट में टैलेंट स्किल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट उसी पर्सन के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया, फिर मैं कहता हूं भाई ऐसे है, कल से आपको एक दूसरा टीचर आके पढ़ाया करेगा। मान लीजिए मेरा स्टूडेंट है या मेरा असिस्टेंट जो भी एक्सपाइज है, आप क्या कहोगे, सर नहीं आप ही पढ़ाओगे, क्योंकि हमने आपसे कांटेक्ट किया था, हमने आपसे कांटेक्ट किया था। अच्छा, आप कोई म्यूजिशियन को, ये सिंगर होते उसको बुक किया स्टेज शो के लिए कोई, अब वो कहता जी ऐसे है मैं तो आ नहीं पाऊंगा, मेरे को तो जरूरी काम हो गया, मेरा असिस्टेंट है मैं उसको भेजता हूँ, वो भी बहुत अच्छा गाता है, आप एक्सेप्ट कर लोगे? आप कहोगे हमने 5 लाख रुपए दिए हैं, वो आपको दिए हैं, आपके असिस्टेंट के लिए नहीं दिए हमने। कोई डॉक्टर है बहुत बड़ा, ठीक है, आपने उससे अपॉइंटमेंट ले रखी है, उसने कोई सर्जरी करनी है, वो कहता मेरा जूनियर है, हर ऑपरेशन में मेरे साथ रहता है, उसको सब पता है मैं कैसे करता हूँ, वो वैसे ही कर देगा, मान जाओगे आप? नहीं मानो, क्योंकि वहां पर टैलेंट स्किल नॉलेज की जरूरत है। अच्छा, मैंने आपको 10 लाख रुपए देने थे, मैंने कहा यार एक्चुअल में क्या है सेक्शन, मेरे को काम हो गया तो मैं मेरे असिस्टेंट को भेज रहा हूँ 10 लाख रुपए लेके, वो दे देगा तेरे को। नहीं, आप ही लेके आओ। यहाँ चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? यहाँ चल जाएगा आपको। हाँ, तो ये दोनों एग्जाम्पल समझ आ गए। तो ये यहाँ इसमें कहा हुआ है, इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस दैट इट वाज intention of the parties to any contract that any promise contain it should be performed by the promisor himself। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे लगता है, जो उसमें कंटेन था, जो बातें बताई हुई थी, कॉन्ट्रैक्टर जो प्रोमिसर है वो खुद इसको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और मैंने आपको बता दिया खुद परफॉर्म कब करेगा, जब नेट स्किल नॉलेज इनकी जरूरत हो। सच प्रोमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिसर। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रोमिसर खुद आके परफॉर्म करेगा, तो उस सिचुएशन में बेटा कॉन्ट्रैक्ट उसी के द्वारा ही परफॉर्म करना जाएगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, सिंगर, म्यूजिशियन, ये टैलेंट स्किल नॉलेज वाले हैं सारे। तो इनके केस में आप कहते हो कि हमारा रिप्लेसमेंट ले लो, नहीं, आपको देख के 5 लाख दिया था, ऐसे तो कहते हैं 1000 में मिलता है। मेरी बात समझ रहे हो? सच प्रोमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर इन अदर केस समझ गए, जिनमें इनकी जरूरत नहीं है। द प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उसका असिस्टेंट जो भी उसका है, एजेंट है, मे एम्प्लॉय ए कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता। कोई डाउट है किसी को? इसका ये इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, पढ़ो बेटा, दादा आप खुद रीड कर लो, वैलिड है यार, ये देखो। सुनना मेरी बात ध्यानपूर्वक कि ये पिक्चर पेंटिंग का काम टैलेंट स्किल नॉलेज का है, ये उसी के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, प्रोफेसर के द्वारा। और ऊपर वाला एग्जांपल क्या था, वो खुद भी दे सकता है और उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी दे सकता है। बोलो समझ आया नहीं? अगला टॉपिक बेटा थोड़ा सा हटके है, ठीक है।
और इम्पोर्टेंट सा भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसलिए प्लीज ध्यान से पढ़ना। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वैसे, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ये कॉमन टॉपिक है बेटा, मेरी बात सुन लो, कोई भी कंफ्यूजन में ना आए, इसलिए सुन लो। यहां से हमारा टॉपिक इसी में दे रखा है, कंटीजेंट कॉन्टैक्ट उधर पेज पे है, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में बता रखा है। किसके बारे में बेटा? तो उसमें हमारे को परफॉर्मेंस दोनों पार्टियों के द्वारा किया जाएगा, ये बताया। उसके बाद ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बताया, टेंडर परफॉर्मेंस के बारे में बताया। ये सारा किसके बारे में? टेंडर परफॉर्मेंस। अभी ये आगे चैप्टर नया है, उसमें दोबारा परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन यहाँ तुषार सिर्फ किसका बात की है? टेंडर की बात। टेंडर परफॉर्मेंस मतलब ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस करने का हमने क्या दिया? ऑफर दिया। टेंडर मतलब अटेम्प्ट किया, प्रयास किया। ठीक है, ये टॉपिक अलग से दिया हुआ अपनी बुक में भी, और हर चैप्टर में इसी के साथ जोड़ा, तो मैंने जोड़ दिया। फिर यहां पर ये कॉमन बात आ गई, कॉमन सभी के लिए, क्योंकि जब हम कॉन्टैक्ट को डिस्चार्ज करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो ये बातें लगती हैं। ये कॉमन टॉपिक है। ये क्या है बेटा? टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहता कॉन्ट्रैक्ट को कब और कहां परफॉर्म किया जाएगा, जनरल रूल है ये। मैंने कहा नहीं, आपने कहा कार ये ले पैसे, कार दे, कहते कार दिल्ली है, दिल्ली आ जा। बोलो गलत है? ऐसे गलत है। जो कॉन्टैक्ट मान ली गंगानगर में हुआ, हनुमानगढ़ हुआ, अबोर हुआ, तो वहीं परफॉर्म होगा ना। तो उसके बारे में ये टाइम और प्लेस के बारे में बता रखी क्या माना जाएगा। बोलो बात समझाएंगे? सुनना बेटा, नंबर 1, usually the parties lay down in the contract entered into by them the terms about time and place of performance of that contract। सेक्शन 46 से 50 में बता रखा है बेटा, रूल रिगार्डिंग टू टाइम एंड प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दी सेक्शन आर रिप्रोड्यूस बिलो। मतलब इन सेक्शन में क्या बता रखा है वो यहाँ पर 5 पॉइंट में बताया हुआ है। बोलो बात समझ आई नहीं? टाइम और प्लेस के बारे में नॉर्मली हमारे लोग के अंदर डिसाइड है सेक्शन 46 से लेकर 50 तक, और वो क्या पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर कंसोलिडेट करके दे रखे हैं। नंबर 1, where by the contract a promisor is to perform his promise without application by the promisee and no time for the performance is specified, the engagement must be performed with the reasonable time। बताओ बेटा, ये समझ में आया? दोबारा पढ़ो इसको, बड़ा इजी है, बिल्कुल सुनो। कहता प्रोमिसर अपने प्रोमिस को परफॉर्म करेगा विदाउट एप्लीकेशन, परफॉर्म विदाउट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी का मतलब क्या हुआ? एक बच्चा बताओ, समझ में नहीं। हाँ मम्मी का विदाउट एप्लीकेशन, हाँ सही बोल रहे हो आप, सही बता रहा हूँ। सेक्शन क्या मतलब हुआ? तुषार क्या मतलब हुआ बेटा? तो बिल्कुल सिंपल है यार, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना होता है। प्रोमिसर अपना कोई बात नहीं, प्रोमिसर सुनो ध्यान से, प्रोमिसर अपना प्रोमिस परफॉर्म करेगा रीजनेबल टाइम में, ये समझ आ गया? विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, मतलब विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी का मतलब ये है कि इसके लिए यहाँ पर प्रोमिसी को कहने की जरूरत नहीं है, या उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं परफॉर्म कर रहा हूं। समझ आई मेरी बात? ये बार बार आएगा ये लाइन, विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट एप्लीकेशन परफॉर्म्ड, विदाउट एप्लीकेशन, बार बार मैं लाइन अगली पढ़ जाता हूँ, बाय द प्रोमिस। इस लाइन को थोड़ा टेक्निकल है तो समझ लो बेटा, ठीक है? विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिस मतलब उसको इंटीमेट करना उसके लिए जरूरी, उसको रीजनेबल टाइम में पूरा करना पड़ेगा। कब सर? अच्छा, इसका आंसर ये आया तुषार, रीजनेबल टाइम कब? जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम के बारे में नहीं बताया हुआ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रीजनेबल टाइम में पूरा करना पड़ेगा। बोलो बात समझ आएगी? सर रीजनेबल टाइम क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल टाइम? डिपेंड ऑन सर्कमस्टांस, डिपेंड ऑन
आपके केस में अपना कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि मैं आपको सिलेबस कब पूरा कराऊंगा। एक एग्जांपल यही दे रहा हूं, कोई एग्रीमेंट नहीं है। हो सकता है मैं 31 जुलाई, मैं अपने मुंह से जरूर कहता हूं इस दिन कर दूंगा, इस दिन कर दूंगा, लेकिन अपना कोई एग्रीमेंट नहीं है। अब मैं रीजनेबल टाइम में पूरा कर दूंगा। अब रीजनेबल टाइम आपको पता है, आपका एग्जाम कब स्टार्ट है, डेट बताओ दिसंबर की, 24 को पहला एग्जाम है। रीजनेबल टाइम, अब आप खुद बता सकते हो क्या हो सकता है भाई, कम से कम 24 से पहले तो पूरा कर देना, रीजनेबल तो यही होगा। ठीक है, तो ये कहता नहीं सर मेरे लिए रीजनेबल है ना 10 दिन पहले कम से कम रिवीजन तो लगाऊं एक। मैं क्या आप सत्संग कर रहे कर ले रिवीजन। तो डिपेंड करता, अब आपका 24 तारीख को पेपर है दिसंबर को, मैंने कहा मैं आपको बस करवा दूंगा 31 जनवरी 2024 तक करवा दूंगा। उस केस में रीजनेबल टाइम पता लग गया, बात समझ आएगी नहीं। अब किसी ने, कोई व्यक्ति कैटरिंग वाले के पास गया कि सर हमारे कैटरिंग बुक करनी थी, 15 अक्टूबर का बच्चे का बर्थडे है, मैरिज है, जो भी है। कहता भाई मैं तो 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। वो कहता ठीक है मैं बता दूंगा आपको। 16 अक्टूबर को आके कहता भाई साहब मैं कैटरिंग कर दूंगा। कहता अपने घर चला जा, कल प्रोग्राम हो गया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है, ये प्लेटें पड़ी है सारी किसको। मतलब रीजनेबल टाइम, समझिए मेरी बात। तो डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। कुछ समझ में आ गई मेरी बात। मतलब रीजनेबल, ये आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि टाइम के बारे में तुषार अगर कॉन्टेक्ट में नहीं लिखा हुआ बेटा तो रीजनेबल टाइम है। और रीजनेबल टाइम की डेफिनेशन मैंने बता दी, डिपेंड ऑन सरकम। आपके एग्जाम के केस में उससे पहले तो पूरा होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को, चलिएगा। वेयर ए प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए सर्टेन डे। सर्टेन डे, एक डे निश्चित है बेटा, उस दिन परफॉर्म करना मैंडेटरी है। सर्टेन डे के बहुत एग्जाम्पल है, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, मैरिज है, वो एक सर्टेन डे होता है बेटा, उस दिन ही परफॉर्म करना जरूरी है। समझ आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात? हाँ बिल्कुल सर्टेन डे है। वेयर ए प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए सर्टेन डे, कहता है कई बार प्रोमिस ऐसा होता है कि उसको एक निश्चित तारीख को ही परफॉर्म करना पड़ता है, सर्टेन डे, एंड द प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द, बात समझ आ गया? द प्रोमिसर में परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। कोई कॉन्टेक्ट होगा तो कॉन्टेक्ट आपको भाई उसको पता है। आप सिंपल एग्जांपल सुनो, आपने किसी से कमिटमेंट किया हुआ है कि इस डे को मैं आपको 100% मनी पे कर दूंगा प्रॉपर्टी की, तो उस दिन आप पैसा लेके कब जाओगे? यूजुअल बिजनेस आवर्स, मतलब ऑफिस टाइम क्या होता है 9 से 6 7, बस यही होता है। अब रात को 11 बजे जाते हो, नॉक करते हो, हेलो ये पैसे तैयार है, वो रीजनेबल देखो नहीं माना जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो कहता है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जिसमें एक डे डिसाइड किया हुआ, सर्टेन डे। अब एग्जांपल बच्चों को, जो क्लासरूम में जो एग्जांपल लेते हैं वो बच्चे यही देते हैं, इसका बर्थडे का, इनका। लेकिन लॉजिकली एग्जांपल बिजनेस से रिलेटेड दो। मान लीजिए किसी ने कोई फॉरेन से कंटेनर बुक करवाना था, उसने कहा भी मेरा कंटेनर कंप्लीट बुक हो रहा है, उस कंटेनर में सिर्फ मेरे गुड्स आएंगे ओनली, और किसी के नहीं आएंगे। और आप शिप पे आएगा, कंपनी का शिप है, कंपनी ने एक रूल बना रखा है कि पूरा कंटेनर बुक कराओगे तो 10 लाख रुपए आपका फेयर है यूएस से इंडिया लाने का। अब एक व्यक्ति कहता है कि मैं 10 लाख में मैं कंटेनर बुक करा रहा हूं। भाई मैंने कंटेनर बुक कराने की लास्ट डेट क्या है, 20 जुलाई। तो उसने कहा कि कंटेनर में थोड़ा सा सामान मेरा है और उसके बाद भी स्पेस बच जाएगा, तो वहां पर क्या करूं मैं, किसी और का सामान मैं बुक कर लेता हूँ। कंटेनर का किराया तो फिक्स हो गया कि नहीं हो गया बेटा? भाई मैंने अपना कंटेनर बुक कर लिया 5 लाख रुपए में, उस कंटेनर का मान लो कैपेसिटी है 100 टन, मतलब उस कंटेनर में कितना माल आ सकता है, 100 टन आ सकता है। अब 60 टन माल मेरा आएगा यूएस से, मैंने पर्सनल मंगाया। अब मैं क्या चाहूंगा तुषार कि 40 टन का ग्राहक और मिल जाए कोई, तो कंटेनर का किराया तो 5 लाख लगना ही लगना है, तो उससे मैं 2 लाख ले लूं ताकि मेरे को खर्चा क्या बढ़ जाए, कम।
अब सिंपल से हम जाते गाड़ी लेके पर्सनल जा रहे हैं, मान खाटू श्याम जी, सालासर, कुल्लू मनाली, अकेले हो, कहते यार 3 जने और कर ले, 4 जने आराम से जाएंगे, वो खर्चा भी बढ़ जाएगा चारों में। करते हो या नहीं करते? तो उसमें यह बताना था कि 20 जुलाई को शिपिंग कंपनी को आपने डिटेल देनी है कि आपका कितना टन माल आएगा, और आपकी किसी से बात चल रही थी कि भाई साहब आप मेरे को बता देना 20 जुलाई को शाम को 6 बजे से पहले पहले बता देना, क्योंकि शाम को 6 बजे कंपनी की वेबसाइट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उसमें अपलोड करना है मेरे को कि कितना आएगा मेरा माल। समझ आ गई मेरी बात? वो आया 7 बजे, उसने क्या किया, 5:30 बजे उसका फोन नहीं आया, उसने किसी और पार्टी का बुक कर लिया, क्योंकि नहीं तो उसका 6-7 टन का आता और किराया पूरा लग जाता। अब वो कहता जी मैं आ गया ना 7 बजे, तो भाई साहब मैंने तेरे को पहले बताया था इस दिन 6 बजे तक बताना जरूरी है। समझा क्या? किसी कैटरिंग वाले को किया आपने, या हॉर्स घोड़ी वाले को किया शादी में, तो वो उसी दिन शाम को आपने 6 बजे बुलाया, उसी दिन परफॉर्म करना चाहिए। वो कहता भाई साहब सुबह शाम को कितने बजे बारात जाएगी, कहता शाम को 6-7 बजे जाएगी, आप 6 बजे आ जाना। कहता नहीं मैं रात को 12 बजे आ सकता हूँ। बोलो क्या करेगा बेटा? या सुबह 5 बजे आ जाऊंगा, सुबह 5 बजे लड़के को छोड़ाऊंगा, वहां बैठा रहेगा लड़का, और शाम को आप चल जाना। उसमें सर्टेन डे और सर्टेन टाइम है बेटा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो बेटा ये सेकंड पॉइंट यही है, अब बार बार सुन लो। व्हेन प्रोमिस इज परफॉर्म्ड ऑन सर्टेन डे एंड द प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट, मतलब अंडरटेकन टू परफॉर्म इट, अपने अंडर क्या करेगा बेटा? परफॉर्म करेगा, विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, द प्रोमिसर मे परफॉर्म इट एट एनी टाइम। उसको प्रोमिसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, उसको बस इसका वैलिड यही है कि वो यूजुअल बिजनेस आवर्स के अंदर क्या कर दे, बता दे उसको। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 20 जुलाई को बर्थडे था किसी का, ठीक है, उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसके लिए केक भेजा। क्या भेजा बेटा? केक। तो उसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे है, केक वाले बेकरी वाले को ऑर्डर दिया कि देख 20 जुलाई को मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तू इस पे ना केक भेजना है, ठीक है, और केक तू ऐसे करना, तू शाम को 4 से 6 के बीच भेज देना, ठीक है, बेकरी वाले को। अब बेकरी वाले को उसने ऑर्डर दे दिया, तो सर्टेन डे है बेटा, उसको परफॉर्म कब करना है? अच्छा, और कहता है उसको सरप्राइज देना मैंने, तो इसलिए तू सीधा ये एड्रेस है उसका और सीधा केक ले जाना, ठीक है। अब वो उसको कहेगा लो कल है ना आपके लिए केक लेके आऊंगा, तैयार रहना, उसको इंटीमेट कर देगा क्या? फिर सरप्राइज तो खत्म हो गया। तो विदाउट एप्लीकेशन टू प्रोमिस, समझ में आ गया कि मेरी बात? क्योंकि उसने ये ऑर्डर दिया है कि आपको परफॉर्म करना है और प्रोमिसी को इंटीमेट नहीं करना, ये तो उसका सरप्राइज खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो उस टाइम वो परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसमें जो सर्टेन डे है और यूजुअल आवर्स उसने बताए हैं 4 से 6। क्लियर हो गया? क्योंकि 6 बजे के बाद वो चला जाएगा अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर, फिर मेरा केक वेट करेगा, वो रात को 12-1 बजे आएगा, फिर उसका कोई प्रोग्राम है, मान लो दिल्ली रहता है, बाहर रहता है। 6 बजे मैंने उससे ऐसे फोन में बात तो मुझे क्या कर रहा है, कहता है यार बस घर पे हूँ, शाम को 6 बजे जाएंगे, पार्टी है, रात का 1 बजे 2 बजे पता नहीं। तो उसने दिमाग लगाया, भाई 6 बजे बाद तो मेरे केक की वैल्यू नहीं रहेगी, उससे पहले कट करवा देता हूँ। समझ आया कि नहीं आया? थर्ड, where a promise is to be performed on a certain day, so certain day आया तो certain day, and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, it is the duty of, it is the duty of the promisee to apply for performance। इसमें फर्क है, थोड़ा पढ़ना दोबारा, 2 और 3 नंबर पॉइंट में। पहला क्या था? रीजनेबल टाइम, दूसरा क्या था? सर्टेन डे। एक एक वर्ड निकालो उसमें ताकि याद रहे। और थर्ड देखो क्या है, अब प्रोमिसी उसके लिए क्या करेगा? कहेगा परफॉर्म करने के लिए। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी? ऊपर वाले पॉइंट में क्या था? प्रोमिसी को जरूरत नहीं है, यहां पर प्रोमिसी खुद बताएगा कि कब परफॉर्म करना है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? There is a promise to be performed a certain day and the promiser has not undertaken to perform,
इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। मतलब प्रोमिसर जब तक परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक उसको सूचना नहीं दे देता प्रोमिसी को। समझ आ गया? इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस। ये ड्यूटी बनती है, ये ड्यूटी बनती है प्रोमिसी की कि वो परफॉर्मेंस के लिए क्या कहे, उसे बताए, उसको बताए कि कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, किस स्थान पे परफॉर्म कर रहा है, प्रॉपर प्लेस के बारे में। और बेटा कौन सा था? विद इन द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। समझ आ गया? उसने कहा कि मेरी बात सुन, आपने डील किया, आपने किसी से गाड़ी वाड़ी परचेज की, वो कहता है भाई साहब ऐसे है मैं आपको है ना संडे को बता दूंगा कि किस दिन मैं आपको डिलीवरी दूंगा, किस दिन गुड्स की डिलीवरी दूंगा। वो कहता ठीक है। अब संडे तक वो वेट कर रहा है, संडे को उसको बताना पड़ेगा कि किस दिन डिलीवरी देगा और कहां पर डिलीवरी देगा। और डिलीवरी के लिए ये नहीं कहता कि रात को 2 बजे आ जाना आप, रात को 11 बजे आ जाना, लेकिन वो टाइम भी क्या होना चाहिए, बिजनेस आवर्स का होना चाहिए, रीजनेबल टाइम होना चाहिए। हाँ तो सर क्या कहते हैं, वो तो उसने बता दिया ना बुक कराते समय, भाई उसको नहीं बताना ना जिसके लिए परफॉर्म कर रहे प्रोमिसी के लिए। ठीक है बेटा, ये एक्चुअल में एग्जांपल दे रहा हूं, जिस केस में जो फिट होगा वो हो जाएगा। ये तो मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, किस केस में क्या फिट होता है। पहला सिंपल है, आप आराम से समझो। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कब करना नहीं बता रखा, रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करना है, बस टेंशन फ्री। आपने कोई पढ़ा, पता लगा कि टाइम नहीं मेंशन है, तो आप क्या लिखोगे, रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा ये था, अगर कोई सर्टेन डे फिक्स है तो उस सर्टेन डे को फिक्स करना पड़ेगा विदाउट एप्लीकेशन टू प्रोमिसिंग। थर्ड है, अगर कोई सर्टेन डे फिक्स है और उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रोमिसी बताएगा तब परफॉर्म करना है, तो प्रोमिसी जब बताएगा तब परफॉर्म कर देंगे सर्टेन डे को यूजुअल आवर्स में। ये मतलब है। अब कोई भी एग्जांपल में कोई भी सेट हो सकता है, ये जनरल रूल है टाइम और प्लेस के। ठीक है बेटा, चलिएगा। फोर्थ, व्हेन ए प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म्ड, सारे अजीब से लगेंगे इसलिए एक एक वर्ड निकाल के अलग अलग रख लो। रीजनेबल टाइम, सर्टेन पीरियड विदाउट एप्लीकेशन, सर्टेन डे विद एप्लीकेशन। ठीक है। फोर्थ, व्हेन ए प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म्ड विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी एंड नो प्लेस इज फिक्स्ड, कॉन्ट्रैक्ट कहां परफॉर्म होगा उसका स्थान फिक्स नहीं किया हुआ। फॉर इट्स परफॉर्मेंस it is the duty of promisor to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such place। अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का कोई भी प्लेस फिक्स नहीं कर रखा, समझ आई मेरी बात, तो क्या कह रहा है, ये ड्यूटी बनती है प्रोमिसर की टू अप्लाई टू द प्रोमिसी टू अपॉइंट ए रीजनेबल प्लेस। क्या करे, उससे बात करके उससे फिक्स करे कि हाँ भाई बता पैसे कहाँ लेके आऊं। कहता है यार मैं बाहर हूँ, कहाँ लेके आएगा बता। तो तू बता, घर लाना है घर ले आऊंगा, ऑफिस लाना है ऑफिस ले आऊंगा। वो कहता मैं तो हनुमानगढ़, कोई बात नहीं मैं हनुमानगढ़ भी आ जाऊंगा, वहां पे मेरे को काम भी है। तो दोनों ने मिलके, देखो सब वहां बुला रहा दूर बुला रहा है, ऐसे सुनो सुनो, दोनों पार्टियां एग्री है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। दोनों पार्टी का बेटा एग्री है। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर प्लेस स्थान फिक्स नहीं है तो प्रोमिसर प्रोमिसी आपस में बात करके स्थान फिक्स कर सकते हैं। तो फिर जो स्थान फिक्स किया उन्होंने, फिर कॉन्ट्रैक्ट वहां पर परफॉर्म होगा। नेक्स्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोमिस मे बी मेड इन एनी मैनर और एट एनी टाइम विच द प्रोमिसी प्रेस्क्राइब्ड। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसी ने प्रेस्क्राइब कर दिया कि आपको कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से परफॉर्म करना है, इस मैनर से परफॉर्म करना है, इस टाइम परफॉर्म करना है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बेटा उसी टाइम परफॉर्म करना पड़ेगा। बोलो बात समझ आ गया कि? मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके ब्रदर फॉरेन रहते हैं और वो 5 साल 10 साल बाद इंडिया आ रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसके छोटे ब्रदर ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया। उसने बैंड बुक किया, जो भी XYZ घर के वेलकम के लिए या केक वेक जो भी किया। तो वो प्रोमिसर कहते हैं कि सर हमारा काम यही है, जो इंडिया से बाहर आता है ना, हमारी स्पेशलाइजेशन है इसके अंदर, हम उसके लिए सरप्राइज बुक करते हैं, बहुत सी कंपनियां करती है सर। तो आप हमें
हम ये कर देंगे, हमारा ये कंफर्म है कि आपका ब्रदर आपको कहेगा वाह यार क्या प्रोग्राम किया है, ठीक है। वो प्रॉमिस कौन कर रही है? कंपनी कर रही है कि हम अपने तरीके से परफॉर्म करके देंगे आपको। तो वो कहता है कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए, इस गली से यहाँ पर घर में ये, लॉबी में ये, रूम में ये, सब कुछ। तो उसने बता दिया प्रोमिस ने। अब वो जो प्रोमिस करेंगे वो क्या है? उसके ब्याह पे परफॉर्म कौन करेगा बेटा? वो कंपनी परफॉर्म करेगी। समझ रहे मेरी बात को? तो उन्होंने मकान का डेकोरेशन किया, जो भी बैलून लगाए या फ्लोर्स की डेकोरेशन की, वो उनका है। वो जो प्रोमिस ने बोला उस तरीके से क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर जो टाइम और जो तरीका प्रिस्क्राइब कर दिया किसने? प्रोमिस ने, वैसे प्रोमिसर करेगा उसको। बोलो बात समझ आएगी नहीं? पहला क्या था? रीजनेबल टाइम। दूसरा सर्टेन डे। थर्ड सर्टेन डे विद एप्लीकेशन, विदाउट एप्लीकेशन, विद एप्लीकेशन बोलो, विद एप्लीकेशन। फोर्थ, हाँ, प्लेस नोट फिक्स। तो फिर जो प्लेस फिक्स किया वो होगा। और फिफ्थ, प्रेस्क्राइब्ड मैनर डिसाइड बाय प्रोमिस। ठीक है, ये हो गया खत्म अपना। परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज, ध्यान से सुना प्लीज। अब टॉपिक पूरा ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे कैसे परफॉर्म करना है और कैसे उसे डिस्चार्ज करना है। देखो, आपको दोनों वर्ड्स में क्या लिखा है? परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज। समझ रहे हो? अब एक एग्जांपल सुनना ध्यान से तुषार। मैंने किसी से एग्रीमेंट खरीदा लैपटॉप परचेज करने का, ठीक है। मैंने फाइनल किया, क्रोमा में गया, मैं टाटा का जो शोरूम क्रोमा खुले हुए दिल्ली में, आपने सेलेक्ट किया, आपने कहा कि सर ये लैपटॉप मेरे लिए फिक्स है, ठीक है, ये लैपटॉप की डिलीवरी मैं लूंगा मंडे को। ऐसा कर सकते हो? हाँ, वहां ऑप्शन है, कर सकते हो। आप उसको बुक करवा सकते हो, वो उसको रिजर्व कर देते हैं। डिस्प्ले में लगे तो ना, डिस्प्ले वाले पीस 10-20% डिस्काउंट में मिल जाते हैं। क्रोमा में लैपटॉप लो, मोबाइल लो, एलईडी लो, वो बहुत बड़ा है, उस पर डिस्प्ले में लगा रखे हैं। तो वही पीस अगर लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है बेटा वहां पर। तो आपने फिक्स करा लिया कि ये वाला लैपटॉप लूंगा और मंडे को लूंगा, बुक करा दिया, उसमें आपने रिजर्व करा दिया अपने नाम से, ठीक है। अब वो आपने बुक करा दिया कि मंडे को लूंगा, और आज क्या है? फ्राइडे है। शाम को या सैटरडे को किसी और व्यक्ति को पसंद आएगा ये मेरे को दे दो, तो वो नहीं देंगे, नहीं सर ये तो बुक हो चुका है मंडे को। अगर मंडे को वो नहीं आता तो हम आपको दे देंगे। बोलो गलत बात है? ऐसी है। आप मंडे को गए, आपने मंडे को क्या किया बेटा? 40,000 का लैपटॉप था, 40,000 पे किया और लैपटॉप ले लिया। तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? परफॉर्म हो गया। ये परफॉर्मेंस। समझ आ गया? परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट, खत्म हो चुका, ठीक है। तो इसमें आपको चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म और डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो बता रखा है। परफॉर्म करने के तरीके, डिस्चार्ज करने के वे तरीके बेटा। समझ आया बेटा? अब सुनो, डिस्चार्ज जो वर्ड है वो एक वाइडर मीनिंग है, ध्यान से सुनो। डिस्चार्ज का मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? समाप्त हो गया, खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, कुछ भी बोलो, कंप्लीट हमारा डिस्चार्ज। एक सिंपल एग्जांपल है, पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में बेटा, वो सही हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? डिस्चार्ज कर देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होगा? डिस्चार्ज एक बड़ा वाइडर मीनिंग है, डिस्चार्ज के अंदर ही परफॉर्मेंस आती है। अब नीचे चार्ट बना रखा है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या नाम लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट कब ये कहा जाएगा कि कंप्लीट हो गया है? नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब माना जाएगा? कब डिस्चार्ज माना जाएगा? एक तरीका बाय परफॉर्म, भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे दोनों पार्टियां, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? पूरा हो गया। बाय म्यूचुअल कंसेंट, अब दोनों पार्टी आपस में म्यूचुअल कंसेंट हुई कि यार एक्चुअल में क्या है, मैं लैपटॉप है ना लेना नहीं चाहता। वो कहता थैंक यू, हमने भी देना नहीं था, वो मेरा वहाँ पे जॉब कर रहा था, कहता यार मेरे ब्रदर को पसंद आ गया तो उसको देना था, चलो क्या कोई पेनल्टी के? नहीं नहीं, कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है ओके हम कर देंगे।
दोनों पार्टियों ने म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ माना जाएगा, डिस्चार्ज होगा। यहां पर ये नहीं कह सकते अपने कि उसने अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, ब्रीच किया है ना, दोनों पार्टियों ने म्यूचुअल कंसेंट से इसको खत्म कर दिया, तो भी डिस्चार्ज हुआ माना जाएगा, तो भी क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज हुआ माना जाएगा। कोई डाउट है क्या? आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके कर सकते हो, म्यूचुअल कंसेंट से खत्म कर सकते हो। थर्ड, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ माना जाएगा। आपने गुड्स बेचे थे फॉरेन में और गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, अब आप नहीं बेच सकते वहां पर, ये नींद वाली बात है नहीं, एक्सपोर्ट करवा रहा हूं मैं तो देखो, और आप अगर अब मेरी बात सुनो प्लीज, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस से हो जाएगा, म्यूचुअल कंसेंट से हो जाएगा, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर उसको इम्पॉसिबल हो गया है तो बाय लैप्स ऑफ टाइम, कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम था वो क्या हो गया, खत्म, तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। रीजनेबल टाइम में परफॉर्म नहीं किया, समझ आया मेरी बात? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ समझो, लॉ के अंदर ऐसा कानून आ गया, हाँ ठीक है जी, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने हाँ हाँ सुनो सुनो, आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया। सर वो उसमें एक्शन वो सब चलेगा, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होगी, खत्म, जीरो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गई मेरी बात? सुन लो, परफॉर्मेंस और डिस्चार्ज में फर्क पता समझ में आ गया? परफॉर्मेंस एक वे है, एक तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का, और डिस्चार्ज एक वाइडर मीनिंग है, डिस्चार्ज एक जी, डिस्चार्ज के अंदर ये सारे इंक्लूड है। डिस्चार्ज कैसे कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को बेटा, नंबर वन परफॉर्म करके, म्यूचुअल कंसेंट से खत्म कर लो, इम्पॉसिबल हो जाए, टाइम लैप्स हो जाए, ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाए, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए नीचे, परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हो, एक्चुअल में परफॉर्मेंस, आपने पैसे दिए, लैपटॉप लिया, दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। और दूसरा टेंडर परफॉर्मेंस, जो मैं करा चुका हूं, कौन सा बेटा, ठीक है ना। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, टेंडर परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट क्या है, ये बड़ा इजी है, नोवेशन, अल्ट्रेशन, रेसिशन, रेमिशन, वेवर और मर्जर, बड़े अच्छे वर्ड है, हमेशा इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से क्वेश्चन आता है, अभी कराऊंगा। उसके बाद म्यूचुअल कंसेंट सुनो, नोवेशन क्या होता है, आपने पुराना एग्रीमेंट खत्म कर लिया और नया लिख लिया। वो कहता है यार अपनों ने क्या किया था, 10 तारीख को डिलीवरी दूंगा, नहीं 10 को तो नहीं दे पाऊंगा मैं आपको 25 को दे पाऊंगा, तो कहता है एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना ले। तो जब भी जैसे उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट के ब्याह पर एक नया बन जाएगा, तो पुराने की अहमियत क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो नया नोवेशन, नोवेशन से नया, तो यार नोवेशन नया है ना। अगर उसी सर्कमस्टांसेस और उसी बातों के लिए आपने नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। आपने टर्म वो कर दिया ना, नया बना लिया कॉन्ट्रैक्ट, क्या बना लिया, नया, हाँ तभी तो कैंसिल हो जाता है। अल्ट्रेशन, आपने पूरा का पूरा नया नहीं बनाया, उस पर कुछ कंडीशंस क्या कर दी, अल्टर कर दी, चेंज कर दी। रेसिशन, कुछ उसको सेक्रीफाइस किया आपने, कुछ उसको रिलैक्सेशन दिया है। रेमिशन, वेवर और नन, डिटेल में करेंगे, फिर डिटेल में नहीं अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता लग गया बेटा, ठीक है। और इम्पॉसिबिलिटी के एग्जांपल बहुत है आपके पास, कोई नौलखा जी ने बुक लिखा था, वो एक्सपायर हो गया था, इम्पॉसिबल हो गया। डॉक्टर जो ऑपरेशन करने वाला था उससे पहले पेशेंट, तो इम्पॉसिबल हो गया। गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, इम्पॉसिबल हो गया। लैप्स ऑफ टाइम में आपको पता है टाइम बार हो जाती है कोई चीज, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ लॉ में ये देखो, हाँ वही बता, अब कोई इंसॉल्वेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो कानून में व्यवस्था है बेटा, फिर वो कॉन्टैक्ट नहीं होगा। अब मान लीजिए टैलेंट स्किल का था और वो एक्सपायर हो गया, तो वो टैलेंट कहाँ से दिखाएगा, एक्सपायर हो गया, तो कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
टैलेंट स्किल में बाय ऑपरेशनल फ्लो कानून में व्यवस्था है कि आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बाउंड नहीं कर सकते। चलिएगा अपने करेंगे डिटेल में। A contract is said to be discharged when the obligation created by it comes to an end। कहता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब माना जाएगा, जब ओब्लिगेशन जो है, बताओ ओब्लिगेशन होते हैं, यहाँ पे ओब्लिगेशन था मेरे को 40,000 रुपए देने थे, मेरा ओब्लिगेशन, क्रोमा वाले का ओब्लिगेशन क्या था, लैपटॉप देना था, तो दोनों पार्टियों के ओब्लिगेशन क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है, बाय इट्स कम टू एन एंड, ठीक है, तो ये माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है। ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज और टर्मिनेटेड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मोड, इनमें से किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट की पार्टियों का ओब्लिगेशन क्या हो जाता है, खत्म, उसका ओब्लिगेशन था पैसे देने का, उसने दे दिया, आपका ओब्लिगेशन फीस देने का, आपने दे दी, मेरा ओब्लिगेशन था सिलेबस कराने का, मैंने करा दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, खत्म हो, डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो अब कहता है डिस्चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं, वो इसमें बता रखा है। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, सबसे अच्छा तरीका तो यही है जो आपको आता है, अच्छा है, कहता सबसे बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाए क्या, परफॉर्म करना, मतलब सुख शांति से सभी ने अपनी अपनी कमिटमेंट क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। सर ये बार बार क्यों बता रहे हो, अरे बेटा जी ये डिस्चार्ज का एक तरीका है और सबसे बेस्ट यही है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट किया भी इसी के लिए जाता है कि परफॉर्म करेंगी दोनों पार्टियां, क्या करेंगी, परफॉर्म। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे कर सकते हो आप, परफॉर्म करके देखना। द मोस्ट ऑब्वियस मोड, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियस मोड यही है बेटा, ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज बाय परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ ईच पार्टी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी अपना अपना ऑब्लिगेशन क्या कर दे, पूरा कर दे। व्हेन ईच पार्टी परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन द कॉन्ट्रैक्ट कम टू एन एंड। कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टियां, जो भी पार्टी जब अपना अपना ऑब्लिगेशन क्या कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, पूरा हुआ माना जाता है। इसे क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, याद आया, हेलो, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टियों ने अपना अपना ऑब्लिगेशन क्या कर दिया, पूरा कर दिया, ठीक है। परफॉर्मेंस में भी ये चैप्टर इजी है, बहुत है, लैंग्वेज भी बहुत इजी है इसमें। परफॉर्मेंस में भी एक्चुअल और अटेम्प्टेड, परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, एक्चुअल हो सकती है और अटेम्प्ट हो सकती है। एक्चुअल में उसने कर दी परफॉर्म, या वो परफॉर्म करने के लिए गया, अगली पार्टी ने मना कर दिया, अगली मना कर देगी, वो फ्री हो गया, मैंने परफॉर्म करने का क्या किया था, ऑफर दिया था, उसने पूरा नहीं किया, इसलिए मैं उससे क्या हो जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा। तो परफॉर्मेंस एक्चुअल हो सकती है या अटेम्प्टेड हो सकती है। वेर ए पर्सन डज what he undertook to do, he is said to have actually performed his promise, but sometime it may happen that a person who is bound to perform a promise is willing to perform it at the proper time and place, but can't do so because the other party does not accept the performance। कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, दिस इज नोन एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर परफॉर्मेंस। याद आ गया भाई, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, मेरे को ये सब पढ़ाया हुआ डाला हुआ है यहाँ पे, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। दोनों पार्टी अपना अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर देती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी परफॉर्म कर रही है, कोशिश कर रही है, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो क्या कहलाएगा, टेंडर परफॉर्मेंस कहलाएगा। कोई डाउट है तो बोलो, नहीं। चलो आगे कल करेंगे, ठीक है। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट, मतलब म्यूचुअल कंसेंट से।